हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल टायरेसिस विजन। तो लास्ट क्लास में हमने बात की है बाइबल को लेकर के कि वहां पर बाइबल कितने सेक्शन में बटी हुई है, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट, कौन कौन से इंसिडेंट्स हैं जो ओल्ड टेस्टामेंट में घटित होते हैं, उसके बाद न्यू टेस्टामेंट में किस तरीके से प्रोफेसी जो है वो सही साबित होती है और यहां पर जीसस क्राइस्ट का बर्थ होता है एक मसाया के रूप में। उसके बाद उनको क्रूसीफाई किया जाना, फिर से उनका जिंदा होना, टेम्पटेशन, इन सब चीजों को हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने ये भी बात की कि किस तरीके से 1517 में मार्टिन लूथर रोमन कैथोलिसिज्म के अगेंस्ट एक रिलीजन को लेकर के आते हैं जिसको हम प्रोटेस्टेंट के नाम से जानते हैं। और उस समय बहुत सारी कंट्रीज में क्या किया गया, प्रोटेस्टेंटिज्म को वो लोग अडॉप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन इंग्लैंड अभी भी एक रोमन कैथोलिक कंट्री बना रहा। आज के टॉपिक पे हम बात करेंगे, आज की जो क्लास है रेनेसेंस को लेकर के। रेनेसेंस जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ना केवल आर्ट और लिटरेचर में बल्कि हर स्ट्राटा में, यानी कि हर फील्ड में रेनेसेंस का इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन है कि आज हम जो भी डेवलपमेंट अपने आप में देखते हैं, इवन ये जो हमारी क्लास चल रही है ऑनलाइन डिजिटल क्लास, और भी जिस तरीके की जो भी साइंटिफिक थियरीज आई या साइंटिफिक एडवांसमेंट आया, जो टेक्नोलॉजी आई, उसका सबका क्रेडिट हमको अगर देना चाहिए तो रेनेसेंस को लेकर के। उसके सबके पीछे रेनेसेंस क्या है रीजन, अगर रेनेसेंस ना हुआ होता तो शायद आज जो इंसान बड़ी बड़ी गाड़ियों पर एक्सयूवीज पे जो है वो चल रहे हैं, एक्सयूवीज में, वो आज घोड़ों पर चल रहे होते, उनकी ये हालत होती। क्योंकि रेनेसेंस ने आकर के लोगों को इंडिविजुअलिटी प्रोवाइड की, रेनेसेंस ने आकर के लोगों को उस ऐसी लिबर्टी प्रोवाइड की जो कि अभी तक मिडिल एजेस या डार्क एजेस में उनको डिनाई थी। चर्च का इतना ज्यादा डोमिनेंस था, इतना ज्यादा प्रभुत्व था, पुजारी वर्ग ने लोगों को इतना ज्यादा अब उनकी मानसिकता को स्लेव बना करके, गुलाम बना करके रखा हुआ था कि लोग अपने आप को कूप मंडूक की तरीके से ही महसूस करते थे। वो अपने आप को एक जो है कुएं के मेढक जैसा महसूस करते थे, जिनकी सोच में लगता था कि बस यही हमारा संसार है, यही हमारी दुनिया है। लेकिन रेनेसेंस के आने के पश्चात इतनी ज्यादा एडवांसमेंट आती है सोसाइटी में कि हर फील्ड में, चाहे वो साइंस में हो, चाहे वो आर्ट में हो, चाहे वो आर्किटेक्चर में हो, चाहे वो स्कल्पचर की फील्ड में हो, चाहे वो लिटरेचर की फील्ड में हो, हर फील्ड में एक रिवोल्यूशन सी आ गई, एक प्रगति सी आ गई। और लोगों ने अभी तक अपने आप को जो एक मानसिक गुलामी में पाते थे, अपने आप को पाते हैं कि नहीं, उनकी भी अपनी एक सोच है और उस सोच को एक्सप्रेस करने का, अपनी लाइफ को जीने का उनके पास इससे बेहतर मौका कोई नहीं हो सकता था। और उन्होंने रेनेसेंस में अपने आप को, अपनी चीजों को एक्सप्लोर किया, उन्होंने वर्ल्ड को एक्सप्लोर किया, उन्होंने जोखिम लिए कि कोई भी बात हो, मृत्यु हो सकती है, आए तो आए, लेकिन इस समय हमको क्या करना है, सेल पे निकल जाना है, ठीक है, हम जहाज लेकर के जाएंगे और हम नई नई जगहों को खोजेंगे। और इन्हीं सब का रीजन हुआ, इन्हीं सब का आउटकम होता है कि अमेरिका की खोज कोलंबस करता है, वास्को डी गामा इंग्लैंड में आते हैं। ये चीजें खोज हम कह सकते हैं, इनको हम डिस्कवरी की श्रेणी में रख सकते हैं, इन्वेंशन की नहीं, क्योंकि ये कंट्रीज ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में थी। 1498 में वास्को डी गामा इंडिया में आता है, लेकिन अगर हम ये कहें कि उसने इंडिया की खोज की तो ये एक गलत स्टेटमेंट होगा। कोलंबस को हम कहते हैं कि वो 1492 में अमेरिका पहुंचा, लेकिन अगर हम ये कहें कि उसने अमेरिका की खोज की तो ये चीजें गलत हैं। क्यों गलत हैं? क्योंकि ये कंट्रीज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी। एक समय था, एक टाइम था जब इन कंट्रीज का इन सालों के बीच में, इन ईयर्स के बीच में थोड़ा सा रुझान कम हो गया था साइंस को लेकर के या किसी और चीज को लेकर के। लेकिन इसके आने से एक बारगी यहां पे रिवॉल्यूशन सी आ जाती है, क्रांति सी आ जाती है। यूरोप, जिसमें रोमन क्रिश्चियनिटी ने इतना ज्यादा लोगों को स्लेव बना करके रखा हुआ था, इंक्विजिशन के कॉन्सेप्ट होना, अभी मैं आपको लेक्चर में डील करूंगा सारी चीजें, वहां पर चर्च का इतना ज्यादा डोमिनेंस, इवन जो प्रीस्ट थे, वो जो चर्च थी, वो लोगों के कामों को भी निर्धारित करती थी कि हाँ आपको ये काम है। जिस तरीके से हमारे यहां भी एक सिस्टम चला आ रहा था वर्ण व्यवस्था में कि हम देख रहे थे कि ये अगर आप हैं तो इस तरीके का काम आपको प्रीडिस्टाइन्ड होता था, वहां पर भी ऐसे थे। नोबिलिटी, क्लर्जी, प्रीस्ट, पार्टनर, ये सब तो लाइफ को एंजॉय कर रहे थे, लेकिन जो आम आदमी था, जो कॉमन पीपल था, वो सारे चीजों को सहन कर रहा था, वो झेल रहा था। पीबी शैली ने अपनी पोयम ओ टू द वेस्ट विंड में कहा है कि कभी कभी क्या होता है कि विकास ही विनाश ही जो है वो विकास का रास्ता बताता है, वही जो है आपको विकास के रास्ते पर ले जाता है। यहां पर कॉन्स्टेंटिनोपल का पतन होना, कुस्तुनतुनिया का पतन होना 1453 में एक विनाश ही था अपने आप में, लेकिन इस विनाश ने
लोगों के विकास के रास्ते तय कर दिए, उनकी आजादी के रास्ते तय कर दिए। और अगर ये ना हुआ होता, अगर ये चीजें ना हुई होती, तो आज भी हम उसी गुलामी में जी रहे होते। चाहे वो चर्च होती या कोई और सेक्शन होता सोसाइटी का, उसने कॉमन मैन को, कॉमन पीपल को अपना गुलाम बना करके ही रखा हुआ था। तो ये जो ठीक है इंसिडेंट था, इसने लोगों को गुलामी से मुक्ति दिलाई। 1453 में जब क्या होता है कि यहां पे सुल्तान मोहम्मद सेकंड उस जगह पे आग लगाता है, तो स्कॉलर्स यहां से भागते हैं। और इतना ज्यादा कलेक्शन था क्योंकि ईस्टर्न रोमन सेंटर था, ठीक है, नॉलेज का और लर्निंग का। यहां से स्कॉलर्स बहुत सारी किताबें लेकर के भागते हैं, जितना वो बोट पर, जितना वो नाव पर ले जा सकते थे। और क्योंकि सबसे नजदीक कंट्री थी जो वो इटली थी, तो इटली में हम देखते हैं कि सबसे पहले वहां पर रेनेसांस की शुरुआत हो रही है। वहां से वो फ्रांस आया, उसके बाद काफी लेट में, करीब 1 शताब्दी जो है इसको लग जाते हैं इंग्लैंड आते आते। और ये कहा जाता है कि इंग्लैंड में रिफॉर्मेशन और रेनेसांस दोनों एक साथ आते हैं। अब ये तब्दीलियां किस तरीके से हुई, कौन कौन से थे मेजर इंसिडेंट्स जो इस टाइम पीरियड में, यानी कि 1453 या उसके बाद में यहां पर होते हैं, आइए उसको हम देखते हैं इस लेक्चर के जरिए। रेनेसांस पीरियड 1453 से शुरुआत हो रही है इस पीरियड की। 1453 1453 जब क्या हो रहा है कि सुल्तान महमद सेकंड ओटोमन एम्पायर का एक टर्क, उसने क्या किया, रिकैप्चर किया, इस जगह को दोबारा कैप्चर करता है और इस जगह पे आग लगा देता है। तो इसकी स्टार्टिंग पॉइंट 1453 से मानी जाती है। और रेनेसांस इज अ फ्रेंच वर्ड, रेनेसांस इज अ फ्रेंच वर्ड, एक फ्रांसीसी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है रीबर्थ, रिवाइवल या रीअवेकनिंग। रीबर्थ, रिवाइवल और रीअवेकनिंग, आप इन तीनों शब्दों को गौर से देखेंगे तो आपको यह महसूस होगा कि इन सारे शब्दों के पहले रिवाइवल, रीबर्थ, यानी कि ये सारे शब्द जो हैं वो आपको ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये घटना कोई एक नई बात नहीं थी, या इस घटना के तहत जो भी एडवांसमेंट आती है सोसाइटी में, ये कोई नई बात नहीं थी। यानी कि ये जो चीजें थी वो ऑलरेडी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती थी, इनका अस्तित्व समाज में था। इंडिया में भी आप देखेंगे तो इसके पहले का जो टाइम पीरियड है, वहां पर हम देखते हैं कि गुप्ता काल को माना जाता है दैट इट वाज द गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट टाइम्स। और भी जो भी वहां पे सिविलाइजेशंस थी, चाहे वो ग्रीक की हो, चाहे वो रोमन की हो, एक समय था कि अपने पीक पर थी, अपने चरम पर थी। लेकिन ये जो दौर था, रोमन्स जब इस जगह को, इंग्लैंड को लेफ्ट करके जाते हैं 410 में, और वेस्टर्न एम्पायर का इनके पतन हो जाता है, उसके बाद से लेकर के यहां पर 1453 के पहले का जो भी टाइम पीरियड था, तो धर्म ने लोगों की मानसिकता को इतना ज्यादा सप्रेस करके रखा हुआ था कि उनकी सोच ही डेवलप नहीं हो पा रही थी। या आप ये कह सकते हैं कि उनकी सोच डेवलप होने के बावजूद भी इंडिविजुअलिटी ना होने के कारण, फ्रीडम ना होने के कारण, वो कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। वो बस एक ऐसी सत्ता के गुलाम थे जिसने इनको बेवकूफ बनाया था, कभी धर्म के नाम पर, कभी जो है होली टेक्स्ट के नाम पर, कि तुम अगर ऐसा करोगे तो ईश्वर तुम्हें नरक में भेजेगा, ईश्वर तुम्हें यह सजा देगा, और अगर तुम इस सजा से मुक्ति पाना चाहते हो तो इतना पैसा ले आओ और हम तुम्हें क्या करेंगे, इस सजा से मुक्त कर देंगे। अब इंसान का उस समय यह सोचना कि उसका टैलेंट यह है और उसके लिए काम करना, यह तो एक बहुत बड़ा पाप हो जाता। और इतना ज्यादा गुलामी, उनकी मानसिक गुलामी रही इस एज तक, 1453 रेनेसांस के आने के पहले तक, कि वो कुछ भी आप देखेंगे कि इनके बीच में कोई भी एक भी आप कह सकते हैं कि साइंटिफिक इन्वेंशन नहीं हुई है इस एज में। यानी कि 1453 से पहले का आप देखेंगे और 410 के बीच में, उसके पहले आप देखेंगे तो ग्रीक में, इंडिया में, हर जगह, इंडिया में भी आर्यभट्ट, बड़े बड़े जो है साइंटिस्ट, सुश्रुत जैसे, चरक जैसे लोग थे जिन्होंने बहुत सारी इन्वेंशन की। ग्रीक में भी उस समय बड़े बड़े थे, अच्छे अच्छे राइटर्स, चाहे वो एस्काइलस हो, यूरिपिडस हो, सेनेका हो, कई तरह के।
रोमन में भी थे, लेकिन ये जो टाइम पीरियड था 410 के बाद और 1453 के पहले, आप देखेंगे कि यहां पर कोई भी मेजर तब्दीली, मेजर एडवांसमेंट नहीं होती है। और उसके पीछे सबसे बड़ा जो रीजन था वो थी चर्च। उसने लोगों को इतना ज्यादा मानसिक गुलाम बना करके रखा हुआ था कि वो बेचारे कुछ सोच ही नहीं पा रहे थे। तो ये जो टाइम था, ये जो रेनेसेंस वर्ड है, वो रीबर्थ आपको इसलिए कह रहा है वो, क्योंकि ये पुनर्जन्म था। इंसान का पुनर्जन्म हुआ कि अब आपको बेहतर कुछ करने की प्रॉस्पेक्टिव वाली फीलिंग है। अब लुक फॉरवर्ड, आगे की ओर देखो। रिवाइवल, फिर से रिवाइव हो रही है चीजें। और यहां पे अगला है री अवेकनिंग, यानी हम अवेकन थे, एक टाइम पर था, हमारा बर्थ था, लेकिन इस इंसिडेंट से, इस घटना से हम क्या कर रहे हैं, फिर से अपने आप को जागृत कर रहे हैं कि हां अब कुछ करने का दौर आ गया है। देखते हैं यहां पे रिवाइवल ऑफ द एंशिएंट ग्रीक एंड रोमन लिटरेरी टेक्स्ट। ठीक है, ये क्या हो रहा है कि रिवाइवल ऑफ द एंशिएंट ग्रीक एंड रोमन लिटरेरी टेक्स्ट, एंशिएंट ग्रीक और रोमन लिटरेरी टेक्स्ट का रिवाइवल होना, और इसी का एक नाम है ह्यूमनिज्म। इसी को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमनिज्म। जब हम देख रहे थे कि लिटरेचर के जरिए, साहित्य के जरिए आज हम अपने आप को पा रहे हैं ऐसी जगह पर जहां पर हेलेन आपके सामने आ जा रही ग्रीक की हेलेन, ठीक है, जो कि मेनेलॉस की वाइफ थी, और उनको पेरिस जो है, पेरिस के साथ वो इलोप करती हैं, और उनके कैरेक्टर को फिर से स्टेज पर लाया गया डॉक्टर फॉस्टस में, क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा। जब डॉक्टर फॉस्टस कहता है कि उसे हेलेन को देखने की इच्छा है, और उसके पास ऐसी शक्ति आ गई थी कि हेलेन उसके सामने आ गई थी। हम अलेक्जेंडर को देख सकते थे ग्रीक के, हमने डिफरेंट कैरेक्टर्स जो थे ग्रीक के, रोमन को, उनको हमने क्या किया, फिर से स्टेज पर देखा, किताबों में हमने पाया। तो ये था ह्यूमनिज्म, ग्रीक और रोमन लिटरेरी टेक्स्ट का फिर से रिवाइवल होना, और ये है क्या, ह्यूमनिज्म। इसे हम ह्यूमनिज्म बोलते हैं। अगला क्या है, इटली एट दैट टाइम, यानी कि बात कब है, 1453 के अराउंड। इटली उस समय क्या था, डिडंट एग्जिस्ट एज अ पॉलिटिकल एंटिटी, यानी कि ये एक राजनीतिक क्षेत्र में आप कह सकते हैं कि हाँ वही था कि उसका डेवलपमेंट इस तरीके से नहीं हुआ था, बट वॉज डिवाइडेड इनटू स्मॉल सिटी स्टेट्स। ठीक है, लेकिन ये बटा हुआ था कैसे, छोटे छोटे राज्यों में। क्या क्या थे इसमें, कौन कौन से राज्य, फ्लोरेंस, मिलन, वेनिस, जेनेवा, इस तरीके के शहर यहां पर बसे हुए थे, इस तरीके के स्टेट्स यहां पर बने हुए थे। इटली नाम की कोई चीज उस समय आप कह सकते हैं कि नहीं थी। अब आगे देखते हैं, इन्वेडिंग आर्मी ऑफ ओटोमन एम्पायर। ठीक है, ओटोमन एम्पायर की इन्वेडिंग आर्मी रिकैप्चर्ड कॉन्स्टेंटिनोपल, यानी कि कुस्तुंतनिया, इसको हम, पुराना नाम इसका है बाइजेंटियम, और मॉडर्न में इसको हम इस्तांबुल के नाम से जानते हैं। इसी जगह को, इसको क्या किया गया, द कैपिटल ऑफ ईस्टर्न रोमन, वेस्टर्न रोमन मिलन में था, और ईस्टर्न रोमन कहां पर, बाइजेंटियम। के मॉडर्न इस्तांबुल, मॉडर्न इस्तांबुल, आज आधुनिक रूप में हम इस जगह को इस्तांबुल के नाम से जानते हैं। तो ये है जोहानस गुटेनबर्ग, प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग रेवोल्यूशन। जब भी मुझे प्रिंटिंग प्रेस का नाम आता है, ठीक है, मेरे सामने आता है, जिस तरीके से जोहानस गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस को जर्मनी में डेवलप किया, उसके बाद 1476 में, 1476 में क्या होता है, विलियम कैक्सटन वो इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस को एस्टेब्लिश करता है। तो जब भी मुझे प्रिंटिंग प्रेस का नाम आता है तो मुझे एक मूवी याद आती है, और उसका नाम है रंगरसिया। कभी मौका मिलेगा आप लोगों को तो आप लोग देखिएगा, रंगरसिया जो मूवी है उसमें रणदीप हुड्डा जो है वो किरदार निभा रहे हैं राजा रवि वर्मा का। राजा रवि वर्मा क्या है, एक पेंटर हैं, एक चित्रकार हैं, और बाद में वो क्या कर रहे हैं कि बहुत थोड़ा कंट्रोवर्सी भी रही उनको लेकर के, उन्होंने हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति बनाना शुरू कर दी थी, और उसमें से कुछ नग्न जो है उन्होंने मूर्तियां भी बनाई, इसलिए उनका विरोध हुआ उस समय। हाँ, तो यहां पर मेरा उनको लेकर के नाम इसलिए याद आता है कि एक समय इंडिया में सिचुएशन ऐसी थी जहां पर आम लोगों को, गरीब लोगों को मंदिरों में जाने की या ऐसी जगहों पर जाने की अनुमति नहीं थी। अब राजा रवि वर्मा का क्या कंट्रीब्यूशन था इसको लेकर के कि अब क्या कर रहे हैं वो अब आपको भगवान को ढूंढने के लिए मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। जिस भगवान को आप मंदिर में ढूंढ रहे हैं, राजा रवि वर्मा ने उनकी जो है पेंटिंग बना करके उन्हीं भगवान को प्रिंटिंग प्रेस के जरिए क्या किया, लोगों के घरों तक पहुंचा दिया। अब वो इंसान जिसको हमेशा से इस चीज से वंचित रखा गया,
आज क्या हो रहा है कि भगवान स्वयं उसके घर में चल करके पहुंच जा रहे हैं। प्रिंटिंग प्रेस भी इंग्लैंड में इसी तरीके की रेवोल्यूशन लाता है। अभी तक की जो किताबें थी वो हेब्रू भाषा में हो, लैटिन भाषाओं में हो, ग्रीक भाषाओं में हो, और उनकी मैन्युस्क्रिप्ट कुछ ही होती थी। लेकिन यहां पे विलियम कैक्सटन के प्रिंटिंग प्रेस के एस्टेब्लिश करने से और जोहानस गुटेनबर्ग के उसको इन्वेंट करने से एक क्रांति सी आती है। प्रिंटिंग प्रेस जब ये चलने लगता है तो किताबें जो हैं वो आम लोगों के पास पहुंचना शुरू हो जाती हैं। ये वही आम लोग हैं जिनको हमेशा हमने उनके रेस से, क्रीड से क्या किया, उनके कार्य का निर्धारण किया। इंडिया में भी बहुत सारी कुप्रथाएं रही इन सब बातों को लेकर के। आज वो किताबें आम आदमी के पास पहुंच रही थी और आम आदमी ने जब इस किताबों को पढ़ा, ठीक है, गरीबों, शोषित, ठीक है, वर्गों वाले जो है लोगों ने इन किताबों को पढ़ा, तो वो भी क्या करते हैं, अपने अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस को लेकर के आते हैं, चाहे वो आर्ट की फील्ड में हो, चाहे वो साइंस की फील्ड में हो। इंग्लैंड में आप देखेंगे 1466 के बाद आगे की जो भी एज आती है तो वहां पर आपको कॉमन पीपल मिलेंगे, राइटर्स जो भी हैं। इसके पहले क्या थे, इलीट लोग थे। एस्टोफेल और एस्टेला के जो राइटर माने जाते हैं, सर फिलिप सिडनी, उन्होंने तो क्या किया था, प्रॉपर जो है फंड दे करके अपनी चीजों को कंपोज किया, लिखवाया। अब यहां पे क्या हो रहा है, उस टाइम पे आप देखेंगे तो ऐसी क्लास डेवलप हुई है जो अपने वर्क्स को खुद लिख रही है। और आप इस बात पर यकीन करेंगे कि बेस्ट लिटरेचर जो प्रोड्यूस होता है इंग्लिश लिटरेचर में, वो आपका रोमांटिक एज से ही स्टार्ट होता है। रोमांटिक एज सबसे कम टाइम पीरियड की एज है, 1798 में शुरू होती है, 1832 में ये एंड हो जाती है। लेकिन ये इतने छोटे, ये लगभग 34 ईयर की जो एज है, उस एज में हम देखते हैं कि लिटरेचर जो प्रोड्यूस हुआ, आज उसको हम सबसे ज्यादा पढ़ते हैं। आम इंसान की बातें थी, हम्बल एंड रस्टिक लाइफ को चूज किया गया, ठीक है, और बताया गया कि कैसे किस तरीके से पीटर बेल जैसी पोएम्स हो सकती हैं जहां पर एक गधा अपने मालिक की डेड बॉडी को देख रहा है और वो उठ नहीं रहा है। पीटर बेल एक रॉबर है, डाकू है, ठीक है, और वो उसे नदी पार करनी है, एक गधा वहां पर बैठा हुआ है, बार बार उसको वो मारे जा रहा है और वो गधा उठ नहीं रहा है। बाद में ध्यान से वो देखता है तो ये देखता है कि उसका मालिक जो है गधे का, यानी कि जो वाशरमैन था, वो नदी में पड़ा हुआ है, उसकी डेथ हो गई है और गधा एकटक उसकी ओर देखे जा रहा है और उसकी आंख से आंसू बह रहे हैं। ये देख करके पीटर बेल, जिसको अभी तक नेचर ने बहुत सारे इशारे किए थे कि तुम अपने को हृदय परिवर्तन हो तुम्हारा, तुम बदल जाओ, पीटर का एकदम से हार्ट पिघल गया कि इतना एक जो है जानवर होकर के, एक बेजुबान जानवर होकर के अपने मालिक को लेकर के किस तरीके से वफादारी इसके अंदर है, किस तरीके का प्रेम इसके अंदर है। उसके बाद वो गधा क्या करता है, ठीक है, वहां पे इनकी मदद से उसके मालिक को ले जाया जाता है घर और ये बताया जाता है कि जब तक गधा बीमार होकर के मर नहीं गया तब तक वो अपनी मालकिन की सेवा करता रहा। ये यकीन है, ये विश्वास है लोगों का। हमारे गांव में एक ऐसी घटना हुई थी, मैं आपको बता रहा हूं। हमारे गांव में बगल में एक घर था, वहां पर 2 बैल हुआ करते थे और वो भैया जो खेती करते थे वो उन बैलों को लेकर के जाते थे। दिन भर खेती होती थी, जुताई होती थी और शाम को जो है वो वापस वहीं से उनको छोड़ देते थे और चले जाते थे मार्केट साइकिल लेकर के, और वो दोनों बैल पहुंचाते थे अपने यहां घर पर। वो किसी के खेत में नहीं कूदते थे, कुछ भी नहीं था, वो एकदम आराम से वो आकर के पहुंचाते थे घर। बाद में क्या हुआ कि जब उनके घर पर कोई नहीं रहा, इनको बाद में उनकी जो है जॉब लग गई, उसके बाद वहां पर इन दोनों बैलों को बेच दिया जाता है। और एक बैल क्या होता है कि जब उसके मरने का समय आता है, उसको कम से कम बेचा गया होगा 15 से 20 किलोमीटर दूर। लास्ट टाइम उसको आ गया, लगभग 1 साल के आसपास घटना हुई थी ये, और पता नहीं उसको क्या आभास हुआ, एक दिन उन्होंने देखा कि वो बैल चला आ रहा है और यहां पर आकर के बैठ जाता है घर पर। और एक दिन बीतते हैं, उसकी तबीयत एकदम से खराब रहती है और एक दिन बाद वो वहां पर दम तोड़ देता है। तो इन सब चीजों को दिखाना, डिपिक्ट करना, नेचर को महसूस करना, इन सब चीजों की बातें आप देखेंगे, इनकी बातें शुरू होती हैं रोमांटिक एज से ही। यानी उस समय का जो लिटरेचर प्रोड्यूस होता है वो वास्तव में आम इंसान को लेकर के था और आम इंसान के लिए ही था। अब आइए देखते हैं आगे कौन कौन सी तब्दीलियां होती हैं। पेट्रार्क इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ रेनेसेंस। क्या करते हैं हम, पेट्रार्क को मानते हैं कि वो क्या है, रेनेसेंस के फादर हैं। ये भी पेट्रार्क हैं, सोनेट वाले, पेट्रार्कन सोनेट जो लेकर के आते हैं, ऐसे सोनेट्स जो ऑक्टेव और सेस्टेट में डिवाइडेड थे। ऑक्टेव और सेस्टेट में, इसका मतलब क्या, 8 लाइन यहां पे, 6 लाइन यहां पर, टोटल 14 लाइन की जो पोयम है। क्योंकि इस समय रेनेसेंस में
जो सबसे ज्यादा फेमस पोइट्री का जो जानरा था वो था, सॉरी जो लिटरेचर का जानरा था वो था पोइट्री। पोइट्री में भी कौन सा, सोनेट। सोनेट सबसे ज्यादा पॉपुलर जानरा रहा है इस एज का, रेनेसेंस का। आर्टिस्टिक अचीवमेंट्स, अब क्या हो रहा था इस टाइम में, आर्टिस्टिक अचीवमेंट्स भी हो रही थी। आर्टिस्टिक अचीवमेंट्स में कौन कौन हैं, पेंटर्स हैं, आर्किटेक्ट हैं। मोनालिसा जैसी पेंटिंग्स आई। मोनालिसा एक मिस्टीरियस पेंटिंग, ऐसा लगता है कि आप जिधर से देखिए वो आपको उधर ही से जो है देख रही है और वो मुस्कुरा रही है। मोनालिसा को यहां पर बनाया गया। द लास्ट सपर, एक ऐसी पेंटिंग जहां पर हम क्या कर रहे हैं, जीसस क्राइस्ट को देख रहे हैं, क्या करते हुए, सपर यानी कि भोजन लेते हुए, द लास्ट सपर। और वहां पर आप देखेंगे उस पेंटिंग में गौर से तो आपको दिखाई पड़ेगा कि वहां पर एक कटोरा भी रखा हुआ है। ये क्या रखा हुआ है, एक बाउल भी रखा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि जीसस क्राइस्ट को जब क्रूसीफाई किया गया, उनको क्रूसीफाई किया जाता है तो उनकी शरीर से जो रक्त निकलता है, जो ब्लड निकलता है, उसको उसी पवित्र कटोरे में इकट्ठा किया जाता है, उसी पवित्र कटोरे में इकट्ठा किया जाता है। और टी.एस. एलियट की जो पोएम है द वेस्टलैंड, वहां पर उन्होंने इस जो है मिथ का इस्तेमाल किया हुआ है। और यो मिथ ऑफ फिशर किंग वाला है, जहां पर क्या हुआ है, होली ग्रेल, इस बाउल को क्या कहा गया, होली ग्रेल, यानी पवित्र जो है कटोरा। होली ग्रेल को लेने के लिए यहां पे लोग जा रहे हैं क्योंकि फिशर किंग जो हैं उनके ऊपर एक श्राप हो गया है, श्राप हो गया है और वो कब कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ जो है मछली पकड़ते रहते हैं। तो उनके श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए, उनके इस वेस्टलैंड से जो है मुक्ति दिलाने के लिए लोग होली ग्रेल को लेने के लिए जा रहे हैं। सर पार्सिफल जैसे लोगों की वहां पे स्टोरीज हैं। लास्ट सपर ये है। उसके बाद दोनातेलो स्कल्प्टर के, ठीक है, फील्ड में जो कौन सा सबसे फेमस नाम है, वो है दोनातेलो का। आगे देखते हैं, हाई रेनेसेंस का टाइम कब है, द एपेक्स ऑफ द विजुअल आर्ट्स इन द इटालियन रेनेसेंस, आयल पेंटिंग का आना। इस एज में आयल पेंटिंग्स डेवलप होती हैं। पहली बार ऐसा हो रहा था, पहली बार ये रिवॉल्यूशन आर्ट की फील्ड में हो रही थी। और यहां पर इस बार यह भी खोजा गया कि अगर इंसान अपने दोनों पैरों को और दोनों हाथों को स्ट्रेच कर दे, दोनों पैरों को स्ट्रेच कर दे और दोनों हाथों को स्ट्रेच कर दे, तो वो एक सर्किल का, एक गोले का निर्माण करेगा। इसकी भी इन्वेंशन इसी एज में होती है। ये भी बात इसी में जो है फॉलो की जाती, इसी में इसको जो है प्रोपाउंड किया जाता है कि ऐसा भी हो सकता है। लियोनार्डो दा विंची, वही मोनालिसा, और जो है माइकल एंजेलो, इन द रूम द विमेन कम एंड गो, टॉकिंग ऑफ माइकल एंजेलो। टी.एस. एलियट का द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेडो प्रूफॉक। माइकल एंजेलो स्टेचू ऑफ डेविड, जो इन्होंने क्या किया, डेविड किंग की स्टेचू बनाई। आप कभी इसको गूगल करके देखिएगा, स्टेचू ऑफ डेविड को माइकल एंजेलो की जो कंट्रीब्यूट देन है। लियोनार्डो दा विंची का मोनालिसा, लास्ट सपर, ऐसी पेंटिंग्स जो है लियोनार्डो दा विंची ने बनाई हैं। रफेल ने क्या किया, रफेल ने, ठीक है, चीजों को आइडियलाइज किया। अगर आप पेंटिंग्स को देखेंगे तो आपको यह महसूस होगा कि रफेल की जो पेंटिंग्स हैं उसमें उन्होंने चीजों को बहुत ही आइडियलाइज वे में डिपिक्ट किया हुआ है। छोटा सा बच्चा है, बाइबल लिया हुआ है हाथ में, मां के गोद में बैठा हुआ है वो, और बाइबल को देख रहा है, इस तरीके को, ठीक है। और आगे चल करके क्या होता है कि इंग्लिश लिटरेचर में एक एज ही आती है जो कि प्री रेफेलाइट एज के नाम से जानी जाती है। प्री रेफेलाइट एज के नाम से जानी जाती है, जहां पर ऐसे पेंटर्स आए जिन्होंने कहा कि ये जो आइडियलाइज्ड डिपिक्शन है ना रफेल के जैसा, कि आप बहुत आदर्शवादिता दिखा रहे हैं समाज में कि बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं। वास्तविकता क्या है कि इंसान पैदाइशी पतित है, धूर्त है वो, मौका परस्त है वो, और ये सब चीजें दिखाई जानी चाहिए आर्ट में। इसलिए यहां पर जो लोग आए, यहां पर जो पेंटर्स आए, उन्होंने इस मिथक को तोड़ते हुए ऐसी पेंटिंग्स को लेकर के आते हैं जहां पर यह दिखाई पड़ता है कि नहीं, हम चीजों को आइडियलाइज नहीं कर सकते हैं, यानी आदर्शवादिता हर जगह नहीं सही है, ठीक है, कहीं ना कहीं बुराई इस समाज में व्याप्त है और लोग इसका फायदा उठा रहे हैं, बेनिफिट उठा रहे हैं। आगे देखते हैं, रेनेसेंस वाज अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर फॉर रिफॉर्मेशन, यानी कि जो धर्म सुधार आंदोलन हुआ उस पर किसकी छांव पड़ रही है, या कौन सा जो फैक्टर है जो उसको आगे बढ़ा रहा है, वो है
कौन सा? रेनेसेंस। ठीक है, रिफॉर्मेशन को रेनेसेंस ने आगे बढ़ाया, यानी कि वो लोगों को एक इंडिविजुअल सोच का मौका दे रहा था, एक इंडिविजुअल आइडियोलॉजी की अपॉर्चुनिटी दे रहा था कि अब आप अडॉप्ट करिए। कम से कम आपकी आंखें जो आईज हैं वो तो ओपन होनी चाहिए ना, कि समाज में क्या गलत है और क्या सही है। कब तक आप पुजारियों के, ठीक है, बेवकूफ पुजारियों के द्वारा बेवकूफ बनाए जाते रहेंगे। तो यहां पर रिफॉर्मेशन जो आता है 1517 में, 1517 में, वो इसी रीजन से शुरू होता है ज्यादा, और ठीक है, कि अब आपको एक इंडिविजुअल सोच डेवलप ही करनी होगी। मार्टिन लूथर, इरास्मस, प्रेज ऑफ फॉली, ठीक है, प्रेज ऑफ फॉली, ऐसे वर्क्स यहां पर आते हैं। मेजर साइंटिफिक एडवांसमेंट, कंपस, पूरे वर्ल्ड की ज्योग्राफी ही बदल के रख दिया इस इन्वेंशन ने। छोटा सा इन्वेंशन है। क्या होता है कंपस? ये आपको हमेशा नॉर्थ की जो डायरेक्शन है उधर की ओर इंडिकेट करता है, उत्तर की ओर ये आपको इंडिकेट करता है। पहले ये सब चीजें नहीं थी, सेलर्स मर जाते थे। ठीक है, हम मार्को पोलो जैसे ही जो है इटालियन सेलर्स के बारे में जानते हैं, बाकी बहुत सारे लोग, एडवेंचरस लोग, जिन्होंने क्या किया, अपनी जान की जो है बाजी लगा करके वो जो है बोट्स को लेकर के निकले, लेकिन दिशा का ज्ञान ही नहीं था। इसके पहले दिशा का ज्ञान सिर्फ एक जरिए से इनके पास में था, और वो क्या था? पोल स्टार। पोल स्टार, ध्रुव तारा। लेकिन मुसीबत ये थी कि ध्रुव तारा जब भी क्या होता था, तूफान आता था या बादल हो जाते थे आसमान में, तो ये तारा भी छुप जाता था। अब वो किधर जाएंगे? एक दूसरा सोर्स इनके पास क्या बचता था पोल स्टार के बाद? लाइट हाउस। लाइट हाउस, टू द लाइट हाउस एक वर्क भी है वर्जीनिया वुल्फ का। लाइट हाउस समुद्र के किनारे बने हुआ करते थे, और हमेशा उसमें उस टाइम पर आग जलती रहती थी, जो ये इंडिकेट करती थी कि हां यहां पर किनारा है। लेकिन अगर वो समुद्र के किनारे से ज्यादा दूर हैं, हालांकि इसकी ऊंचाई अच्छी खासी होती थी, अगर तब भी वो देख नहीं पा रहे हैं उसको, कोहरा या कुछ भी है, तब उनके पास क्या जरिया बचता है? और बहुत सारे नाविक रास्ता भटक करके उनकी मौत हो जाती थी। कभी आप पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन सीरीज की मूवीज को देखिए, वहां पर आपको दिखाया जाएगा इन सब का, लाइट हाउस के बारे में, लाइट हाउस कैसा होता था। तो अब वहां पर क्या हो रहा है कि कंपास के आने से नॉर्थ, ठीक है, जो डायरेक्शन है उसके बारे में लोगों को पता चल जाता था। कंपास जो है, अगर वो नॉर्थ आपको बता देगा, नॉर्थ इधर इंडिकेट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है नॉर्थ मेरे सामने होगा तो साउथ मेरे पीछे होगा, मेरे राइट में ईस्ट होगा और मेरे लेफ्ट में वेस्ट होगा। एक दिशा के बारे में आपको पता चल जाए, बाकी दिशाओं के बारे में आप ऑटोमेटिकली जान जाएंगे। तो अब उस समय जो मैप बनाए गए, जो नक्शे बनाए गए, वो इसीलिए सफल होने लगे क्योंकि अब लोगों के पास दिशा का ज्ञान जो है, दिशा का ज्ञान हो गया था। और उसके बाद पूरी की पूरी ज्योग्राफी ही वर्ल्ड की चेंज हो जाती है। 1600 में क्वीन एलिजाबेथ एक चार्टर साइन करती हैं, जिसके तहत उन्होंने अपने व्यापारियों को फ्रीडम दी कि अब वो जाकर के किसी भी देश से ट्रेड कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। और इस वजह से आप देखेंगे कि इंग्लिश जो लोग हैं, जो ब्रिटिश लोग हैं, उन्होंने पूरे वर्ल्ड को, पूरे संसार पे लगभग उन्होंने अपना कब्जा कर लिया। उन्होंने अमेरिका को अपना गुलाम बनाया, इंडिया को, अफ्रीका को, हर जगह से, अफ्रीका से गुलामों को लेकर के गए, अमेरिका में छोड़ा उन्होंने, कैरेबियन जगहों पर जाकर के छोड़ा। आज हम अमेरिका में जो अफ्रीकन और अमेरिकन के बीच में क्लैश देख रहे हैं, उसके पीछे वही रीजन है कि क्या हो रहा था। यहां से वो निकलते थे, ये अफ्रीका आइलैंड है, ये नॉर्थ अमेरिका जहां पे अमेरिका, ये साउथ अमेरिका जहां पे ये ब्राजील, चिली, ये सब कंट्रीज आ रही हैं। यहां से निकले हैं, यहां से अफ्रीका से इन्होंने क्या किया, लेबर्स को, सस्ते मजदूर, गरीबों की जगह बेचारे, यहां से उठाया और लेकर के गए, चलो वहां पे काम कराते हैं तुमसे, कॉटन की खेती में तुम गुलामी करोगे, तुम तंबाकू उगाओगे, तुम अलग अलग फसलें उगाओगे। आजादी तो मिल गई अमेरिका को 1776 में, लेकिन अब वहां पे इन लेबर्स का क्या होगा? उनको अधिकार मिले। इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन 1863, 1863 में इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन अब्राहम लिंकन के द्वारा साइन किया जाता है, जिसमें यह बताया जाता है कि अब कलर के नाम पर, रंग के आधार पर किसी को आप गुलाम नहीं बना सकते हैं, स्लेवरी को खत्म किया गया। लेकिन आज भी हम देखते हैं कोई कोई ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं जहां पर हमें यह महसूस होता है कि ये जो इविल है, जो बुराई है, वो कब यहां से जाएगी।
द सन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर वॉज नेवर सेट। और ये किसका कमाल था? कंपास का, कि ब्रिटिश एम्पायर का जो सूरज है वो कभी डूबा ही नहीं। और इसके पीछे रीजन क्या है? इस कंपास का, इस कुतुबनुमा जिसे हम हिंदी में कहते हैं। आगे देखते हैं, निकोलस कॉपरनिकस। ये क्या लेकर के आ रहे हैं निकोलस कॉपरनिकस? अभी तक हमारे पास जियोसेंट्रिक थ्योरी थी। कैसी थ्योरी है? जियोसेंट्रिक, जहां पर यह माना जा रहा है कि अर्थ जो है वो सेंटर में है। जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ। ठीक है, अर्थ क्या है? वो सेंटर में है और सन जो है, सूर्य जो है वो इसके उसके चक्कर लगा रहा है। और ये जो थियरी है जियोसेंट्रिक वाली, ये दी गई थी टॉलमी के द्वारा। कौन लेकर के आता है इसको? टॉलमी। और एक टाइम था जब ये माना जाने लगा कि क्या है, कि अगर ये चीजें जो है वो गलत हैं, जी हाँ सॉरी। तो क्या हो रहा है, जियोसेंट्रिक थ्योरी में ये माना जा रहा है कि अर्थ जो है वो सेंटर में है और सन जो है उसके चक्कर लगा रहा है। लेकिन अब एक ऐसी थ्योरी आई जिसको हमने क्या नाम दिया? हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। इस थ्योरी के तहत हम क्या मान रहे हैं? हेलियो का मतलब ग्रीक में होता है सन, यानी कि सूरज। और यहां पर क्या हो रहा है कि कॉपरनिकस के साथ में निकोलस कॉपरनिकस ये थ्योरी लेकर के आते हैं हेलियोसेंट्रिक, जिसके तहत ये माना जाता है कि नहीं, अर्थ और दूसरे जो प्लैनेट्स हैं वो क्या कर रहे हैं? सूर्य का चक्कर लगाते हैं और सन क्या है? वो फिक्स है। वो क्या है? वो फिक्स है। और कौन सी आई? वही हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। जोहानस केपलर, केपलर इफेक्ट बहुत फेमस है साइंस में, उसको भी यहीं पर आता है वो। और इन्होंने क्या किया? इन्फ्लुएंस्ड न्यूटन, न्यूटन को, जिन्होंने आगे चल करके ग्रेविटी का और क्या लॉ ऑफ मोशन यानी कि गति के नियम उसको प्रतिपादित किया, उसको जोहानस केपलर ही क्या करते हैं? वो ठीक है इन्फ्लुएंस करते हैं। और आते हैं कौन? गैलीलियो, एक इटालियन साइंटिस्ट। कैसे हैं? एक इटालियन साइंटिस्ट जिन्होंने जुपिटर, ठीक है, जुपिटर पे जो मून है उनकी इन्वेंशन की। और माना जाता है कि सबसे पहले ये इन्होंने क्या करते हैं? टेलीस्कोप लगाने वाले ये आदमी थे। यानी इनके ही थ्रू हमने क्या किया? जो स्टार हैं, ठीक है, या जो और अलग अलग प्लैनेट्स हैं उनके बारे में हमें जानकारी किससे मिलती है? गैलीलियो से। आगे देखते हैं, टाइमलाइन पे आते हैं। अब टाइमलाइन में क्या है? 1492 1492 अराइवल ऑफ कोलंबस इन द कैरेबियन, यानी कि क्या हो रहा है? अमेरिका की इन्वेंशन हो रही है, अमेरिका को खोजा जा रहा है, सॉरी, यहां पर जूस एक्सपेल्ड फ्रॉम स्पेन। और इसी टाइम पे क्या हो रहा है? जूस यानी कि जो यहूदी हैं, दो वर्ड होते हैं, एक है आपका JEW, वो क्या होता है? इसे हम बोलते हैं जू, इसे हम क्या बोलते हैं? जू। और दूसरा वर्ड जो है वो क्या है आपका? ये है जू, इसे आप क्या बोलेंगे? जू। और पहला वाला होता है जू। प्रोफेसर इलाज शर्मा सर ने हमें ये हम लोगों को ये बातें सिखाई कि वो कौन सा है? वो है जू और ये क्या है? जू। इसका मतलब चिड़ियाघर होगा, आप जानते ही हैं। जूस एक्सपेल्ड फ्रॉम स्पेन 1497। यहां से क्या होता है? वास्को द गामा बिगिंस जर्नी अराउंड अफ्रीका टू इंडिया, यानी यहां से अपनी वो जर्नी को स्टार्ट करता है 1497 में। और 1498 में वो गुजरात के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचता है। और पोर्चुगल सबसे पहले थे जो वहां पे, पोर्चुगल, डच, फ्रांसीसी, ठीक है, ब्रिटिश, इन सब में आने वाले जो सबसे पहले थे वो पोर्चुगल्स थे जो वहां पे कालीकट के बंदरगाह पे आते हैं। और कौन आता है?
वास्को डी गामा 1498 में। उसके बाद 1503 लियोनार्डो दा विंची पेंट्स द मोनालिसा। ये क्या करते हैं? लियोनार्डो दा विंची मोनालिसा को पेंट करते हैं। आगे कौन सा है? 1508 माइकल एंजेलो बिगिंस वर्क ऑन द सिस्टीन चैपल। ये इस पर काम करना शुरू करते हैं स्कॉटिश पोएट और इसी समय स्कॉटलैंड के पोएट गैविन डगलस कंप्लीट्स ट्रांसलेशन ऑफ एनीड। एनीड किसका वर्क है? वर्जिल का। वर्जिल का वर्क है एनीड, उसका ट्रांसलेशन वो करते हैं। आगे 1509 में एसेंशन ऑफ हेनरी VIII यानी कि जो ट्यूडर डायनेसिटी, ठीक है, किसके रूप में आई थी? हेनरी VII के रूप में। और कब? 1485 में। अब उसके बाद उनके बेटे हेनरी VIII क्या हो रहे हैं? वो थ्रोन पर आ रहे हैं। कब? 1509 में। और यही समय था जब इरास्मस का वर्क आता है, कौन सा? इन प्रेज ऑफ फॉली। 1513 पोर्चुगीज एक्सप्लोरर्स बिगिन कॉन्टैक्ट विद चाइना। ठीक है, ये किससे कांटेक्ट करना शुरू कर देते हैं? चाइना से। और चाइना में आगे चल करके इन्हीं सब वजहों से ओपियम ट्रेड विकसित होता है। ओपियम ट्रेड, जिसको लेकर के अमिताभ घोष जिनको साहित्य अकेडमी मिला है, शेडोलाइंस को लेकर के उनकी आइबिस ट्रायलॉजी आती है। आइबिस ट्रायलॉजी, और वो बेस्ड होती है ओपियम वॉर को लेकर के, जो अफीम का वार हुआ था चाइना और ब्रिटिश के बीच में, उसको लेकर के है। मैकियावेलीज द प्रिंस। मैकियावेली फिलोसफर जो क्या बात करता था कि युद्ध में आपको फ्रॉड चीट बिट्रेयल कुछ भी आप करिए, साम दाम दंड भेद, आप किसी भी तरीके से आपको वार को जीतने का मतलब होता है बस। चीट, फ्रॉड, मर्डर, बिट्रेयल, आपसे जो बन पड़े आप वो करिए। और इनकी ये जो फेमस किताब है द प्रिंस, ये उसी समय आती है 1513 में। और कौन आते हैं इसी समय? सर टॉमस मोर। कौन वाले हैं ये? यूटोपिया वाले। उसके बाद 1517 मार्टिन लूथर विटेनबर्ग थेसिस, इसके बारे में बात हो ही गई है। 1513 चार्ल्स फिफ्थ बिकम होली रोमन एम्परर। क्या होता है ये? होली रोमन एम्परर बनता है। और ये रिलेटिव होता है किसका? हेनरी VIII का। हेनरी VIII का रिलेटिव होता है। कैसे? हेनरी VIII की जो वाइफ थी कैथरीन ऑफ एरागोन, उनका ये नेव्यू था। क्या था इनका मामला? अभी हम लोग आगे जब बात करेंगे हेनरी VIII और उनकी मैरिजेस को लेकर के, तो उसमें हम बताएंगे। और कौन है? 1529 टॉमस मोर बिकम्स चांसलर। इनको यहां का चांसलर बनाया जाता है। आगे देखिए 1532 हेनरी VIII डिवोर्सेस कैथरीन ऑफ एरागोन, यानी कि पहली जो वाइफ हैं इनकी, इनको वो डिवोर्स देते हैं। और कब? 1527 में। इनको यह महसूस होता है कि कैथरीन ऑफ एरागन उनको एक बेबी बॉय प्रोड्यूस नहीं करके दे रही हैं, यानी उनके पास कोई मेल हायर नहीं है। तो अब इस बात के लिए वो अपनी शादी को एनल यानी कि डिवोर्स देना चाहते हैं, लेकिन पोप उनको इस बात की अनुमति नहीं देते हैं। क्या थी कंडीशंस, क्या थी स्टोरी, इसके बारे में आपको मैं अलग से बताऊंगा, अभी यहां पर नहीं। 1533 द इंग्लिश चर्च सेपरेट्स फ्रॉम रोम। ठीक है, क्या होता है कि इस टाइम पे आकर के 1533 में, यानी रोमन कैथोलिसिज्म का जो कॉन्सेप्ट था वो इस कंट्री ने खत्म कर दिया, अलग हो जाती है। और क्या हो रहा है? एंड हेनरी VIII इज एक्सकम्युनिकेटेड। हेनरी VIII को एक्सकम्युनिकेट कर दिया जाता है, समाज से बहिष्कृत, कि अब तुम रोमन कैथोलिक नहीं रहे। तो हेनरी VIII को कौन सा फर्क पड़ता था कि हम रोमन कैथोलिक हैं या नहीं है? उनकी जो विश थी, और विश क्या था? कैथरीन ऑफ एरागोन को डिवोर्स देना, वो तो पूरा ही हो गया था। अब उससे उनको कोई मतलब नहीं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम सब बेच देंगे। यहां जो भी रोमन कैथोलिज्म की मठ वगैरह थे उन्होंने सबको बेच दिया, सबको नीलाम कर, सब ले जाओ यहां से। अब ये कंट्री कैसी होगी? प्रोटेस्टेंट हो जाएगी। राजा के साथ यही प्रॉब्लम होती है, राजा तब कुछ नहीं करता है जब प्रजा को जरूरत होती है, लेकिन राजा पे बात बन जाए, राजा पे बात आ जाए, वो क्या होता है? सब कुछ चीजें हो जाती हैं। भारत में वैसे चीजें सब एकदम सुस्त रहेंगी, एकदम सब ऐसे ही रहेगा। जैसे चुनाव आता है, बड़े बड़े विकास के कार्य, खूब सारी भर्तियां निकलेंगी, और यहां पर क्या होता है? फिर लोग देते हैं अरे सरकार कितना काम कर रही है, सरकार 4 सालों तक काम नहीं की है,
और एक साल में इतने काम कर देती है वो कि लोग खुश होकर के उसको वोट देते हैं, फिर से पावर में आती है और फिर से लोग 4 साल तक इंतजार करते हैं। एनीवे, आइए देखते हैं। हेनरी VIII मैरीज एन बॉलिन, और हेनरी VIII, ठीक है, जिनकी तरफ इनका झुकाव हो गया था, एन बॉलिन कैथरीन ऑफ एरागॉन के रहते रहते इन्होंने एन बॉलिन की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो गए थे। ये एन बॉलिन भी बड़ी चालाक थी, वो राजा को अपने जो है एकदम से उन्होंने इंप्रेस तो किए रखा, लेकिन कहा नहीं ऐसा नहीं होगा गुरु, शादी करनी पड़ेगी पहले, हम क्वीन बनेंगे, हम मिस्ट्रेस बन करके नहीं रह सकते हैं। तो यहाँ पे कैथरीन ऑफ एरागॉन को उन्होंने क्या किया, डिवोर्स दिया और शादी कर ली, किससे, एन बॉलिन से। लेकिन इनसे बड़े खतरनाक हैं हेनरी VIII साहब, ठीक है, उन्होंने बिल्कुल कसम खा रखी थी, ठीक है, कि ज्यादा देर तक नहीं रखेंगे, आई शैल नॉट कीप यू सो लॉन्ग, आई शैल नॉट कीप यू लॉन्ग, कि ज्यादा दिनों तक आप मेरी पत्नी बन करके नहीं रह सकती हैं। हेनरी VIII साहब बहुत पहुंची हुई चीज थे, आगे बात करेंगे उनके बारे में। 1533 हेनरी VIII बिकम्स हेड ऑफ चर्च। लो, अब हम ही बन गए, ठीक है, अब क्या हुआ, हम वहां के तो राजा ही हैं। हेनरी II, इन्हीं के लीनिएज वाले जो उधर चल रहे थे, एक समय था जब वो राजा बनने के लिए चर्च का क्या कर रहे थे, अपने दोस्त को बैठाया कि बैठ जाओ तुम, हम यहां कुछ करेंगे, तुम रोकना मत। लेकिन वो आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी थॉमस बैकेट तो एकदम से इनको परेशान करके रखे हुए थे। अब ये चीज हेनरी VIII के साथ नहीं चली, उन्होंने कहा ना, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है, अब हम क्या, हम ही हेड हैं चर्च के, और एक टॉप सुप्रीमेसी ला दिया, कि यानी सारी सत्ता जो है, सारी जो ताकत है वो मुझ में निहित है, इस जहां से उस जहां तक मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं, जितना मन करेगा उतनी शादी करूंगा, ठीक है, जितना मन होगा उतना अफेयर करूंगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता है। और ऐसे ही कारवां इनका चलता रहा। आगे है 1535 एग्जीक्यूशंस ऑफ टॉमस मूर। लीजिए, टॉमस मूर यूटोपिया वाले बेचारे बता रहे हैं कि दुनिया कैसी अच्छी हो, ये बढ़िया जगह है, ऐसी यहां पे सब कुछ ऑर्डर में हो। और यहां पे क्या होता है, ठीक है, कि जैसे ही किंग हेनरी VIII चर्च से एक्सकम्युनिकेटेड किए जाते हैं, एक टॉप सुप्रीमेसी लाते हैं, वैसे टॉमस मूर इनके विरोध में खड़े हो जाते हैं। तो हेनरी साहब किसी को बर्दाश्त करने वाले थे, उन्होंने तुरंत जो है आदेश निकाला और टॉमस मूर को एग्जीक्यूट कर दिया गया, मार दिया गया, उनको गला काट करके हत्या, जाओ। और किसको, बिशप फिशर भी थे इसी में, वो भी जो है निपटा दिए गए। आगे 1541 हेनरी VIII नाउ नेम्ड किंग ऑफ आयरलैंड, यहां के भी वहां राजा किंग बन गए, एंड हेड ऑफ द चर्च इन आयरलैंड, ठीक है, और यहां के भी आयरलैंड के भी हेड हैं चर्च के, और इंग्लैंड के तो वो ऑलरेडी ही हैं हेनरी साहब। 1542 क्या हो रहा है, पोर्चुगीज एक्सप्लोरर्स बिगिन कॉन्टैक्ट विद जापान। पोर्चुगीज एक्सप्लोरर्स जो हैं उन्होंने अपना संपर्क बनाना शुरू कर दिया, किसके साथ में, जापान के भी साथ में। और क्या हो रहा है, डेथ ऑफ जेम्स V ऑफ स्कॉटलैंड, यानी जेम्स V के स्कॉटलैंड जो है, स्कॉटलैंड के, उनकी डेथ हो रही है। और इन्हीं के ही लीनिएज के आगे चल करके जो जेम्स होते हैं, किंग जेम्स 6th या 7th हैं, वो भी आ जाएंगे, वो आगे चल करके इंग्लैंड के राजा बनते हैं। और इसी समय क्या हो रहा है, बर्थ ऑफ डॉटर मैरी, यानी क्वीन मैरी जो आगे चल करके बनती हैं, उनका भी जन्म होता है, हु बिकम्स द नेक्स्ट स्कॉटिश मोनार्क, जो क्या होते हैं, अगले स्कॉटिश ने जो है मोनार्क वो बनती हैं। इंक्विजिशन, ये एक बहुत बुरी प्रक्रिया थी। इंक्विजिशन एस्टैब्लिश्ड इन रोम, रोम में क्या किया जाता है, इंक्विजिशन को डेवलप किया जाता है, वहां पे एस्टैब्लिश होता है। और ये अगर आप इन सबको देखेंगे गूगल पे, विकिपीडिया पे, तो आपको महसूस होगा कि धर्म जो है, जो रिलीजन है, वो इतना ज्यादा रेडिकल कैसे हो सकता है। इंक्विजिशन एक, आप कह सकते हैं, एक कोर्ट टाइप की थी, ठीक है। इंक्विजिशन जो थी एक ऐसी जगह थी जहां पर क्या होता था कि कोई भी इंसान अगर वो क्रिश्चियन नहीं है, तो मान लीजिए वो जू है, ठीक है, वो किसी अलग मुस्लिम कम्युनिटी का है, वो कोई और कम्युनिटी का है, तो अगर वो अपना धर्मांतरण करना चाहता है, तो मान लीजिए वो रोमन कैथोलिसिज्म में आना चाहता है, तो सबसे पहले उसे इंक्विजिशन इस जगह पर रखा जाता था। और यहां पर क्या लोग रहते थे, ऐसे लोग जो वॉच करते थे, ऑब्जर्व करते थे। उसमें यह था कि एक कंडीशन थी कि आपको इतने पर्टिकुलर टाइम तक वहां पर रहना है, और उस टाइम में आप अपने पहले वाले धर्म के किसी भी चीज को फॉलो नहीं करेंगे। और ऐसा अगर आपने फॉलो किया
तो आपको अलग अलग तरीके से यातनाएं दी जाएंगी। या तो आप ये एक्सेप्ट करिए कि ये सब चीजें आप आकर के सैटन के, यानी कि सैटन जो न्यू टेस्टामेंट में विलेन होता है, उसके इन्फ्लुएंस में आकर के आप ये चीजें कर रहे हैं। कभी आप गूगल करके इंक्विजिशन की इमेजेस देखिएगा तो इतनी बुरी तरीके से महिलाओं के पैरों को जो है घोड़ों से बंधवा करके खींचा जा रहा है, इंसान को कटीले तारों का एक वो लगा हुआ गोल उस पर रख करके लटका रहे हैं। इस तरीके से इतनी बुरी तरीके से यातनाएं इंसानों को दी जाती थी अगर वो कुछ ऐसी चीजें, और इंसान जाहिर सी बात है अगर किसी धर्म में पहले से वो रहा है, किसी भी धर्म में रहा, अगर हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, अगर वो किसी नए धर्म में जाता तो एक बारगी सब कुछ उसका अडॉप्ट कर लेना उसके लिए संभव नहीं है। इंक्विजिशन एक बहुत बुरी प्रक्रिया थी उस समय पर, जो कि रोमन कैथोलिसिज्म में, इन्हीं सब वजहों से लेकर के वो रोमन आपका प्रोटेस्टेंट रिलीजन आता है, ये सब भी बहुत बड़े कारण थे उसके। उसके बाद कहला की घटना है ये 1543 कॉपरनिकस, निकोलस कॉपरनिकस ऑन द रेवोल्यूशन ऑफ द हेवनली स्फीयर्स, यानी इस किताब को लेकर के आते हैं जहां पर हेलियोसेंट्रिक थियरी को लेकर के बात होती है। कौन सी थियरी है? हेलियोसेंट्रिक, वही सूर्य जो है वो सेंटर में है और बाकी सारे जो है प्लेनेट इसके चक्कर लगाते हैं। आगे है 1547 1547 जहां पर क्या हो रहा है? डेथ ऑफ हेनरी VIII, हेनरी VIII की डेथ हो रही है और एसेंशन ऑफ एडवर्ड VI, एडवर्ड VI इनका जो बेटा है, ठीक है, जो कि किससे पैदा हुआ था? एन बोलिन से, उससे जो है क्या होता है कि वो यहां का किंग बनता है। एडवर्ड VI बहुत कम उसकी उम्र होती है और बचपन से इतना ज्यादा वीक था फिजिकली, उसकी डेथ भी हो जाती है बड़ी जल्दी। और क्या होता है? एग्जीक्यूशन ऑफ हेनरी होवर्ड, ये कौन है भाई? अर्ल ऑफ सरे, ठीक है। सोनेट का फॉर्म जब वहां से आता है, पेट्रार्कन सोनेट जब यहां पे इंग्लैंड में आते हैं, तो सोनेट को लाने का जो क्रेडिट है वो दो लोगों को जाता है। एक तो कौन सा? टॉमस वाइट, और दूसरे हैं कौन? हेनरी होवर्ड या अर्ल ऑफ सरे। टॉमस वाइट ने पेट्रार्कन सोनेट को ही फॉलो किया, ऑक्टेव और सेस्टेट में बने रहे वो, यानी कि 8 लाइन और 6 लाइन वाले में। अर्ल ऑफ सरे ने क्या किया? उन्होंने 3 क्वार्ट्रेन 4 into 3 12 और 1 कपलेट, ठीक है, 14 लाइन का सोनेट, 14 का इनका भी, बस इनका फर्क है डिवीजन का। तो अर्ल ऑफ सरे को भी क्या होता है इस टाइम में 1547 में एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, क्योंकि वो किंग के अगेंस्ट में थे, किंग के विरोध में थे। आगे है 1549 द बुक ऑफ कॉमन प्रेयर, ये बहुत कंट्रोवर्शियल बुक रही है, द बुक ऑफ कॉमन प्रेयर, ठीक है, जिसने ये किया हुआ था कि इंग्लैंड हो, स्कॉटलैंड हो, चाहे आयरलैंड हो, जितनी भी कंट्रीज इनकी हैं, वहां पर क्या होगा? वहां पर यह है कि एक ही तरीके की वर्शिप को फॉलो किया जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं था। आगे देखिए 1552 1552 में फर्स्ट जीसूट कॉलेज ओपनड इन रोम, पहला जीसूट कॉलेज, जो कि जीसूट किससे जुड़ा है? रोमन कैथोलिक से, उसको ओपन किया गया कहां पर? रोम में। और इसी समय आती है पहली कॉमेडी राल्फ डॉयस्टर और किसका? बर्थ ऑफ एडमंड स्पेंसर होता है, कौन? फेरी क्वीन वाले, क्या एडमंड स्पेंसर का बर्थ होता है। 1553 1553 एडवर्ड VI डाइज, यानी कि 1547 में वो किंग बनता है और महज 6 सालों में उसकी मौत हो जाती है। एसेंशन ऑफ मैरी फर्स्ट, क्या? और मैरी फर्स्ट का वहां पे क्या होता है? एसेंशन होता है, ये वहां की क्वीन बनती हैं। ये किसकी बेटी हैं? कैथरीन ऑफ एरागॉन, जो पहली वाइफ थी उनकी बेटी हैं, कैथरीन ऑफ एरागॉन की। एन बोलिन की बेटी जो हैं वो एलिजाबेथ हैं, उनके बारे में आगे बात होगी। और 1558 1558 में क्या होता है? डेथ ऑफ मैरी, इनको हम ब्लडी मैरी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये, ठीक है, फिर से कंट्री को कैथोलिक, ठीक है, चीजों की तरफ मोड़ रही थी, लेकिन ये सफल होती हैं। और एसेंशन ऑफ एलिजाबेथ फर्स्ट, और इनकी डेथ के बाद एलिजाबेथ फर्स्ट जो हैं वो 1558 में वहां की क्वीन बनती हैं। और क्वीन एलिजाबेथ के यहां पर क्वीन बनने के साथ साथ ही हम देखते हैं कि पूरी की पूरी सोसाइटी ही इंग्लैंड की अब चेंज होने वाली थी। एक्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी को लेकर के आती हैं, और जो है स्पेनिश अर्मदा पे इसी समय फ्लीट पर उनका जो है विजय होती है। एक चार्टर साइन किया जाता है जहां पर अब, ठीक है, क्या होता है कि पूरे जो मर्चेंट्स हैं उनको फ्रीडम मिल गई कि अब आप जाकर के किसी भी कंट्री से ट्रेड स्टैब्लिश कर सकते हैं। और तो और यहां पर पोएट्स और राइटर्स को भी फुल फ्रीडम दी गई और उनको पैट्रोनेज भी
जो है दिया गया क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा कि आप अब जैसा चाहें अपनी इंडिविजुअलिटी को अपने वर्क्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और यहीं से ही शुरुआत होती है बेस्ट लिटरेचर की, यानी जो सबसे बेहतरीन साहित्य इंग्लिश लिटरेचर में लिखा जाना शुरू हुआ वो इसी समय एलिजाबेथ फर्स्ट के ही एज में शुरू होता है। तो आज की वीडियो में हमने बात की, अभी हम बिगिनिंग में ही लेकर के चल रहे हैं कि रेनेसेंस टाइम पीरियड में किस तरीके से डिफरेंट डेट्स पर डिफरेंट ईयर में कौन कौन से ऐसे मेजर चेंजेस होते हैं, मेजर इन्वेंशंस होते हैं, जिससे आगे चल करके पूरी जो है सोसाइटी ही क्या हो रही है, वो चेंज सी हो जा रही है। और वहां पे कौन कौन से किंग आए, किस तरीके से उनका होना होता है, आना होता है, इन सब चीजों के बारे में हमने बात की है। अपनी आगे वाली क्लास में हम अगली आने वाली क्लास में हम बात करेंगे रेनेसांस के और फीचर्स को लेकर के और किंग हेनरी VIII की मैरिजेस को लेकर के, उसके बाद लिटरेचर किस तरीके से वहां पर फ्लोरिश होता है, इनके बारे में बात होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक और कमेंट करके इसको बताइएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।